नमस्कार। इस वीडियो को उसी क्रम में कंटिन्यू कर लें। चूँकि लिख करके आ रहा था कि आपका कनेक्शन पुअर है, आप फिर से वंस अगेन ट्राई करें, इसलिए मुझको रुक जाना पड़ा। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि रेड इलेक्ट्रिसिटी उन पौधों को मिला करके बनाई गई है जिन पौधों में सूर्य के प्रकाश के रेड फोटॉन को ऑब्जर्व करने की, एब्जॉर्ब करने की क्षमता अधिक है। और ये पौधे, जैसा मैंने आपको बताया कि ये रोडेंड्रान फेरिगोनियम, रोजा कैनाइना, रोजे प्राइनस ऑफिसनेलिस, वाइटिस वेनिफेरा और एकोनाइट नेपेलस, ये 5 प्रकार के पौधे हैं जो रेड इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में सहयोग करते हैं। अब रेड इलेक्ट्रिसिटी, चूंकि रेड कलर ही एक दूर से दिखाई देने वाला कलर है और ये कलर या ये रंग अन्य रंगों की अपेक्षा सुर्ख लाल, तेज, आँखों को चुभने वाला अर्थात तीव्रता प्रदान करने वाला है। तो इन पौधों के बनाए गए मिश्रण से, बनाए गए अर्क से जो औषधि बनती है वो शरीर के विभिन्न अंगों में तीव्रता प्रदान करती है। शरीर के विभिन्न औषधियों में, जो औषधि हम देते हैं अन्य औषधियां, उन औषधियों के कार्यों में तीव्रता प्रदान करती है। अब हमको रेड इलेक्ट्रिसिटी मुख्य रूप से कहां कहां और कैसे कैसे प्रयोग करना है, ये किताबों की लिखी लिखाई बातें नहीं बता सकती। ये आपका निजी अनुभव और आपका एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जो माइंड मेकअप है, ये निश्चित करेगा कि हमको आरी किन रोगों में देना है। विशेष करके अगर मैं आपसे बात करूं चंचल ज्वर में, छटपटाहट में, स्वेलिंग में, डायरिया में, सिरदर्द में, आँखों से पानी निकलता हो, सुन्नपन हो, झुंझुना हो, ठंडापन हो या अकड़न शरीर में हो, एपिलेप्सी के करैक्टर दिखाई पड़ रहे हो, महिलाओं के मेंसेस में या पीरियड में अनियमितता दिखाई पड़ रही हो, एपिडिडमिस में, सुजाक में या इम्पोटेंसी में, पागलपन में, महिलाओं के स्तन में अगर गर्मी या गर्मपन दिखाई पड़ता है, टाइट है और गर्म है, वहाँ पर भारीपन अगर है तो वहाँ पर ड्रॉप्सी पर, मेंसेस के पहले जो गर्भाशय में विभिन्न प्रकार के दर्द होते हैं उनमें राहत देने के लिए, आँखों का लालपन आना, पीला आँखों से पानी निकलना, बुखार ना होने पर, बुखार कम होने पर या 101 के आसपास होने पर भी शरीर से पसीना ना निकलना, कमजोरी महसूस होना, ऐंठन होना, हिचकी आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, नींद ज़्यादा आना, सुस्ती बना रहना, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं। ल्यूकोमिया में या हम ये कह लें पेचिस में, दर्द में, भूख ना लगना, मांसपेशियों में दर्द होना, पागलपन, ज्वर, खांसी में रुक रुक के कफ ना निकलना, ये तमाम जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ ये रोगियों के लक्षण हैं जिनमें आरी को देने में आपको त्वरित लाभ दिखाई पड़ता है। अब आरी को पॉजिटिव मेडिसिन बता करके निगेटिव रोगों की तरफ लोगों का झुकाव बताया जाता है। बस यहीं पे मेरा कन्फ्यूज़न है, यहीं पे मेरा समर्थन नहीं है। कन्फ्यूजन नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ इलेक्ट्रिसिटी सहित ना पॉजिटिव है ना निगेटिव हैं। ये एक प्रकार की एंजाइम्स हैं जो विभिन्न क्रमों में कहीं पर कम और कहीं ज़्यादा अपनी आवश्यकता अनुसार ये कार्य करती हैं। जहाँ पर अंगों का काम कम हो रहा है वहाँ पे आरी को देने से उन अंगों के कार्यों में वृद्धि हो जाती है, कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है और जो औषधियाँ हम उनके साथ अटैच करते हैं उन औषधियों के साथ मिलकर के वो अपना काम बहुत तेजी से करती हैं और फिर काम समाप्त होने के बाद ये फीडबैक मैकेनिज्म से डिजॉल्व हो जाती हैं टिश्यू फ्लूइड में। रोगी अगर बादल के तड़कने से, गरजने से भय खाता है या उसको पागलपन का दौरा पड़ता है या भीड़ को देख करके घबराता है, लोगों से बातचीत करने में अटकता है, उसकी जबान लड़खड़ाती है, चेहरे पर रौनक नहीं रहती है,
चेहरे पर उदासी छाई रहती है, इन तमाम जगहों पर आरी को देने से बहुत ही बढ़िया रिस्पांस देखा गया है, बहुत ही अच्छा लाभ देखा गया है। हड्डियों में अगर दर्द आपको लगता है, हड्डियों में कोई विशेष प्रकार की गड़बड़ी दिखाई पड़ती है, ट्यूमर बना हुआ है, फोड़ा फुंसी पकने में विलंब कर रहा है और दर्द बढ़ा हुआ है, सूजन बढ़ी हुई है, ये तमाम ऐसी बीमारियों में हम आरी का प्रयोग कर सकते हैं। अब आरी को देने के लिए इसकी डोज क्या करें? देखिए, आरी जैसा कि मैंने आपको दिन में दिखाया ना कि मैंने 10 ड्रॉप सभी इलेक्ट्रिसिटीज का पिया और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। डोज देने में अगर आप कोशिश करें कि आप उम्र के हिसाब से 2 ड्रॉप से लेकर के 20 ड्रॉप तक आप सभी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, 30 ड्रॉप तक, 40 ड्रॉप तक, जिस हिसाब से रोग की क्षमता और रोग की गंभीरता को देखते हो। अगर रोग गंभीर है तो आप डोज बढ़ा दीजिए, रोग अगर गंभीर नहीं है, केवल काम चलाऊ है, तो आप उसको घटा दीजिए। यानी 2 ड्रॉप से लेकर के 40 ड्रॉप तक आप किसी भी प्रकार की दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई बेहिचक नहीं है। अगर 2, 4, 10 बूंद दवा ज़्यादा भी हो जाती है तो उसका कोई एंटी रिएक्शन आपके बॉडी पर नहीं होना चाहिए, रोगी के शरीर पर नहीं होना चाहिए। आरी आपको उसी दशा में देना जहां आपको लगता है बहुत विचार करने के बाद कि यहाँ पे हमको लगता है कि रोगी का ये अंग बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं कर रहा, दवा देने के बाद भी इस पर इसका काम नहीं दिखाई पड़ रहा, तो वहाँ पे हमको आरी जैसे हम देते हैं तैसे उसका रिस्पांस भी अच्छा मिलता है और रोगी को राहत भी बहुत मिलती है। अब बाल लगातार टूट रहे हैं, दिन में मैंने आपको एपीपी बताया था, बाल लगातार टूट रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारे जो ब्रेन के ऊपर की जो हेड के ऊपर बोन कैप्सूल के ऊपर जो ये स्किन लगी हुई है, इस स्किन में बालों को रोकने की कार्य क्षमता कम हो गई है। तो जब हम एपीपी और आरी दोनों देते हैं, उसके साथ S1, F1 और वेन1 देते हैं और C1 देते हैं, तो ये अपने अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं, आरी की मदद से अपने कार्यों को तेज कर लेती हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि आरी क्या करता है। जो दवाइयाँ हम देते हैं वो दवाइयाँ आरी के साथ मिलकर के अपने फंक्शन को तेज कर देती हैं और संबंधित ऑर्गन के टिश्यू को एज ए कैटालिस्ट प्रेरित कर देती हैं और वो टिश्यू अपने टिश्यू फ्लूइड में और ECF में, या यूं कह लें कि जो कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, DNA है, सबके कार्यों का संपादन बहुत तेजी से होने लगता है। और एंजाइम्स का काम ही यही है कि क्रियाओं को संपादित कराने के लिए उनको मोटिवेट करना, प्रेरित करना। जैसे मैं आपका कैटालिस्ट हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रेरित करता हूँ, मैं आपकी प्रैक्टिस नहीं कराता, मैं आपके क्लिनिक पर नहीं पहुँच पाता, मैं आपके पास तक नहीं आता, आपकी क्रियाओं में, आपके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में मैं भाग नहीं लेता हूँ कि मैं आपके क्लिनिक पर बैठ के आपको रोगी देखूँ। लेकिन मैं अपने घर से रात में 10 बजे अपने नेट को फ्री ऑफ कॉस्ट खर्च करके आपको प्रेरित करता हूँ, एज ए कैटालिस्ट आपको मोटिवेट करता हूँ कि आप प्रैक्टिस में उतरिए, प्रैक्टिस को करिए, रोगी से लड़िए और रोग को समझने का प्रयास कीजिए। और जब आप हमसे प्रेरित होते हैं और जब आप फंक्शन करते हैं तो आपकी एक्टिविटीज़ में इंक्रीजमेंट आता है। तो इस समय आप हमको आरी इलेक्ट्रिसिटी मान सकते हैं अपने प्रैक्टिस के दौरान, या एज ए कैटलिस्ट हमको मान सकते हैं। ये है एंजाइम्स के कार्य करने की प्रक्रिया। तो आरी के बारे में मैंने आपको कुछ इंडिकेट किया, बाकी बातें किताबों में लिखी गई हैं। आने वाली प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में मैं इलेक्ट्रिसिटीज़ के बारे में भी कुछ विशेष बातें और लिख रहा हूँ। अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, हालांकि समय ज़्यादा हो रहा है और मैं समझता हूँ कि अब आज चर्चा ना की जाए, क्योंकि जो चर्चा मैं करने वाला हूँ उसमें लगभग 20 मिनट फिर लग जाएगा। अभी दिन में हमारे एक साथी ने चर्चा किया था कि सर प्रिस्क्रिप्शन कार्ड कैसा होना चाहिए, तो मैं सोच रहा था कि आज रोगी को हम किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, रोगी से हमको किस तरह के सवाल करने चाहिए, या हम कितने प्रकार के रोगों को दूर करने की संभावनाएं जो एक फिजिशियन में होती हैं, हम उस पर आपसे चर्चा करने वाले थे। लेकिन चूंकि समय ज़्यादा हो रहा है और 2 बार मुझे आपके इस वीडियो कॉल पर आना पड़ा, तो आप दोनों वीडियो को आपस में मिला करके समझ लें और दोनों पर आप अपनी टिप्पणियां लिख सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है और लगातार मौसम की खराबी के चलते नेटवर्क पूरे देश में डिस्टर्ब है। आप सब भी तमाम लोग लिख रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, जबकि बहुत लोग लिख रहे हैं सर आवाज़ आ रही है। मिस्टर दिलदार ने लिखा है, सर आपने तो सारे बिजली D3 का पिया, हम भी मरीज को D3 में ही दे सकते हैं? देखिए दिलदार जी, मैंने D3 में पी करके आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाया है और D3 वास्तव में रोगी को देने के लिए है, लेकिन मुझे चूंकि कोई रोग नहीं था
इस नाते मैंने D3 लिया। अगर मुझे कोई रोग होता तो मैं सबसे पहले उसको 450 ml से निकालता और फिर लेता, क्योंकि 450 ml का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो उसका स्ट्रेंथ है, वो हमारे बॉडी के ब्लड के स्ट्रेंथ से मैच कर जाएगा, तो जाकर के उस रोग पर काम करेगा। मैं चूंकि रोगी नहीं था, मैंने आपको कॉन्फिडेंस दिया कि मैं इसको एज ए फूड मटेरियल ले रहा हूँ। अगर कोई इसका एग्रावेशन या इसका साइड इफेक्ट होगा तो मेरी एलिमेंट्री कैनाल के बाद एब्जॉर्ब होगा और फिर मेरे बॉडी पे उसका रिएक्ट दिखाई पड़ेगा। जो दवा हम 450 ml से लेते हैं वो सीधे जाकर के टारगेट सेल पर पहुंचती है। और ये दवा जो हमने लिया था, ये हमारा कोई टारगेट था ही नहीं। हमारा तो टारगेट इतना था कि मैं आपको कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकूं, और ये जाकर के मेरे एज ए फूड मटेरियल तरह मेरे जीप के माध्यम से मैंने उसको घूट करके तुरंत पी लिया, तो जब सीधे एलिमेंट्री कैनाल में गई होगी। और एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बाद उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल को किसी भी आरी की या वाई या वी की जरूरत नहीं थी। इस नाते मैं आपको ये सलाह दूंगा कि रोगी को देने के लिए आप 450 ml का उपयोग करें, क्योंकि 30 ml से अगर D3 से आप देंगे तो रोगी ठीक तो होगा, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग होगा और आपका D3 बहुत ज़्यादा लगेगा भी। इस नाते उसको 450 ml में कन्वर्ट करके फिर आप उसको देना शुरू करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर, प्रिस्क्रिप्शन डिजाइन पर और रोगियों से किए जाने वाले कुछ विभिन्न प्रकार के सवालों पर, जिससे आप रोगी के लक्षणों को और सवालों को ध्यान में रख करके उसके रोग को पकड़ने का प्रयास करें, उसके अंगों तक पहुंचने का प्रयास करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कल दिन में मेरा फिर एक टीवी चैनल से इंटरव्यू है और 2 विषयों पर इंटरव्यू है। इस नाते कल दिन में मैं आपके बीच नहीं रह पाऊंगा, कल रात में हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। क्लास नंबर 187 से अब मैं विदा लेता हूं। कल क्लास नंबर 188 यानी 188 में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।